हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं ईबीएस का और सीडीएफ जीडीपी का, तो उसी तरह से आज भी हमारा ये प्रैक्टिस सेट है जो ईबीएस का है, इसको हम करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये सभी जो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसे इधर से उधर से क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आए हुए थे उनकी ये पीडीएफ है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीरीज़ आप लोग सभी लोगों को शेयर करें जिससे सभी लोगों के पास पहुंच जाए, और उसके बाद में इस सीरीज़ को करें तो आगे से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में ये जो है टेलीग्राम का भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करें। तो अपनी सीरीज़ की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है जो क्वेश्चन है, इसमें इंग्लिश में पूछा गया है, इंग्लिश में ऊपर लाते हैं कि क्रोकोडाइल्स आर मैनली किल्ड बाई पोचर्स। यानी इसमें कहा गया है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। जो मगरमच्छ हैं मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो ये शिकारी द्वारा मारे जाते किसके लिए मारे जाते हैं? सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या खुशबू के लिए। तो ये किसके लिए मारे जाते हैं? त्वचा के लिए मारे जाते हैं। और जो गेंडे होते हैं सींगों के लिए, और दांतों के लिए हाथी, दांतों के लिए हाथी और सींगों के लिए गेंडे और खुशबू के लिए एक मृग होता है, कस्तूरी मृग जिसे हिरण बोलते हैं, वो कस्तूरी खुशबू का मतलब है ये सेंट बनाई जाती है इनसे, इनकी जो वो होती हैं शायद कस्तूरी मृग, इनसे सेंट बनती है। तो ये 61 का जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है, त्वचा के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बोरा इज़ अ कॉमन वैरायटी ऑफ ग्लूटिनस राइस, इट इज़ मेनली फाउंड इन। इसमें कहा गया है कि बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये जो बोरा चिपचिपे चावल की ये जो किस्म है, चिपचिपे चावल की जो किस्म है ये असम में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? असम में। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन विंटर्स ग्रैंड मदर ऑफन यूज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम ड्राइनेस। यानी इसमें कहा गया है कि सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। किसका उपयोग करती हैं? गुलाब जल और आसुत जल का, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू रस का, या नींबू का रस और दूध का, या गुलाब जल और सिरका का। तो इनमें से किसका वो यूज़ करती हैं? तो गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस का यूज करती हैं। जो त्वचा के रूखेपन को बचाने के लिए घोल बनाया जाता है, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। इसमें कि ए बर्ड डेट मेक्स ए नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री और श्रब इज। यानी इसमें पूछा गया है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाले घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? यानी कि छोटी सी शाखा या झाड़ी से जो लटकते हुए, जो ऐसे लटकते हुए जो घोंसले बनते हैं ऐसे लटकते हुए, तो वो कौन से पेड़ पर बनाए जाते हैं ये पूछा गया है। इसमें कौन सा पक्षी ऐसे घोंसले बनाता है? तो ये जो घोंसले बनाता है वो है सनबर्ड भी बोलते हैं, सूर्य पक्षी, जिसे हिंदी में भी सनबर्ड लिख के आता है। ऐसे इंग्लिश में सनबर्ड बोलते हैं तो हिंदी में भी कभी कभी ऐसे सनबर्ड लिख के दे देते हैं, तो सनबर्ड होगा। और रोबिन का तो जानते हैं आप, ये पत्थरों में घोंसला बनाते हैं, कौवा पेड़ पर बनाता है, और बारबेट पक्षी भी इसी तरह से कुछ, वो बारबेट उसकी तरह वो उसमें टहनियों में घोंसला बनाता है। तो 64 का फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PNR ऑन ट्रेन टिकट्स शो। PNR ऑन ट्रेन टिकट शो। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। जो हमारी जो ट्रेन टिकट है इसमें जो PNR होता है वो क्या दर्शाता है? तो PNR का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड।
इसका हिंदी में मतलब होता है यात्री के नाम का रिकॉर्ड। तो इसमें कौन सा दिया गया, यात्री का नाम का रिकॉर्ड सेकंड में दिया गया, तो 65 का सेकंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मलयालम मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड एज, यानी मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बलियम्मा, अम्मूमा, थम्मा या दीदू। तो माँ की जो बड़ी बहन है उसको कहा जाता है बलियम्मा, यानी 66 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, बलियम्मा। अम्मूमा नानी को कहा जाता है, और मलयालम में ही अम्मूमा नानी को कहा जाता है, बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इन केरला, यानी इनमें से कौन सा स्थान केरला में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है, बलसाड़, कोकिझोड, कोझिकोड, उडुपी या मालाखेड़ा। तो इसमें से जो बलसाड़ है, बलसाड़ कहाँ पर है, गुजरात में है, बलसाड़ गुजरात में है, और जो कोझिकोड है ये केरल में है, ये कहाँ पर है, केरल में है, कोझिकोड केरल में है, और जो उडुपी है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, और जो मालाखेड़ा है ये राजस्थान में है, राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया केरल का स्थान, तो केरल में क्या है, कोझिकोड है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 67 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विलेज गॉट इट्स नेम फ्रॉम द मैनी खेजड़ी ट्रीज ग्रोइंग देयर, द पीपल ऑफ दिस विलेज टेक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स ट्रीज एंड एनिमल्स इन इंडिया, दिस विलेज इज। इसमें कि गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में ये गांव कहाँ है, तो खेजड़ी पेड़ हम लोग जानते हैं ये कहाँ पर उगता है, तो खेजड़ी पेड़ जो है राजस्थान, उत्तरांचल में या उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में, तो खेजड़ी पेड़ राजस्थान में उगते हैं। तो राजस्थान में कहाँ पे उगते हैं, ये जोधपुर में, ये जो पेड़, ये गांव की बात की गई है ये जोधपुर के ज़िले में है, जोधपुर के ज़िले में, जोधपुर के ज़िले में। ये जो खेजड़ी, ये जो गांव बताया गया है खेजड़ी के नाम पर जो गांव है वो जोधपुर के एक ज़िले में है, राजस्थान में। तो इसका जो 68 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हेड ऑफ ए हर्ड ऑफ एलिफेंट इज, यानी हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है, सबसे छोटी मादा हाथी नहीं होगी, उमदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। तो नर हाथी का इसमें कोई भी काम नहीं होता है, सबसे बड़ी जो यानी उमदराज मादा हाथी होती है, तो 69 का सेकेंड ऑप्शन सही है। और जो नर हाथी होते हैं 14-15 साल की एज में झुंड छोड़ देते हैं, तो इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा, सबसे उमदराज मादा हाथी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोट्री इज मेड स्ट्रॉन्ग, यानी पोट्री इज मेड स्ट्रॉन्ग कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, किससे, बेक करके, गलाने से, भूनने से या जलाने से। तो मिट्टी के बर्तनों को बनाया जाता है बेक करके, यानी पकाकर मजबूत बनाया जाता है, पका कर। तो यू 70 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टूथएक, यानी वह पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, सौंफ है, लौंग है, मेथी है या अफीम के बीज हैं। तो इसका जो होगा वो है कि लौंग, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, लौंग इसमें यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग चपाती फ्रॉम वाटर व्हीट फ्लोर। इसमें पूछा गया है कि रोटी जो गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम। तो इसमें से आप लोग पढ़िए, आटे को गूंथ कर छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर, हम लोग जानते हैं कि पहले इसमें से ऑप्शन ढूंढते हैं सबको कि पहले क्या किया जाता है कि आटे को गूंथा जाता है, लोइयाँ बनाई जाती हैं, फिर बेला जाता है, फिर आग पर पकाया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है,
72 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन डांस द मैन पोजेस एंड एक्सप्रेशंस डिमॉन्स्ट्रेट्स। इसमें कहा गया है कि जो नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डॉट डॉट प्रदर्शित करती हैं। अब इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न लगता है कि मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं, हाथों और चेहरों की गति को भी प्रदर्शित करती हैं, लेकिन इसमें जो आंसर दिया गया है वो भावनाएं ही दिया गया है। तो 7 और जो ऑफिशियल दिया गया है तो इसका भावनाएं होगा। मुद्रा और जो भावनाएं हैं वो भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। 73 का सेकंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हर दे लर्न। यानी जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। सांकेतिक भाषा से, मातृभाषा से, स्थानीय भाषा से, ब्रेल के माध्यम से। जो सुन नहीं सकते हैं वो संकेत के माध्यम से सीखेंगे। वो कैसे सीखते हैं? संकेत के माध्यम से, क्योंकि मातृभाषा का कोई मतलब नहीं, वो सुन ही नहीं सकते, ना ही स्थानीय भाषा ना ही ब्रेल के माध्यम से, क्योंकि वो देख तो सकते हैं पर सुन नहीं सकते, तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से। अब है 75 नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यानी इनमें से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पर्वत, झील या झरना। तो हमारा पर्वत अलग है क्योंकि और सभी में पानी होता है, पर्वत में नहीं होता है। तो 75 का सेकंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। जो स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाए तो ये सही है। रटने को हतोत्साहित किया जाए ये भी सही है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान किया जाए, यानी किताबी शिक्षा के अलावा भी शिक्षा दी जाए, ये भी सही है। स्कूल और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं नहीं बनानी है, उनको संबंध बनाने हैं, तो ये नहीं होगा। तो ए, बी और सी हमारा सही है। तो 76 में देखेंगे ए, बी, सी और ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है। तो ए, बी, सी ऑप्शन है थर्ड नंबर पर, तो इसका 76 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। यानी इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने स्वयं से सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही है। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तकों को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार, तो पाठ्य पुस्तक एक मात्र आधार नहीं है, सामग्री का एक ये भी हिस्सा है पर एक मात्र आधार नहीं है। तो इसमें भी ए, बी और सी सही है। तो इसमें हमें ए, बी और सी कहाँ पर दिया गया है? ए, बी और सी फर्स्ट नंबर पर ही दिया गया है। तो 77 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। यानी इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पूछा गया है कि कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन EVS एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है। इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। EVS पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा होगा। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि इसमें कहा गया है कि जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा अवधारणाओं मुद्दों का एकीकृत करता है। तो बताया गया पर्यावरण जो है वो एकीकृत है, तो इस वजह से इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 78 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमाइज्ड इन द EVS क्लासरूम। यानी EVS की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। स्वतंत्र वाद विवाद को,
चित्रपठन को, कथा को या विवरण को। तो किसको अलग किया जाना चाहिए? तो इसमें स्वतंत्र वाद विवाद तो सही है, चित्रपठन भी सही है, कथा का मतलब कहानियों से है, या विवरण का मतलब है सिर्फ टीचर बोले वर्णन करे, तो इसी को अलग किया जाना चाहिए। तो 79 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियल चैलेंज फॉर ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल इज। रियल चैलेंज फॉर ईवीएस लर्निंग एज प्राइमरी लेवल एज, यानी कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती पूछी गई है। परिभाषाएं और जानकारी है, रटकर सीखना है, अवधारणाओं का विवरण है, ये विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर है। तो 80 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, खुद को व्यक्त करने का एक अवसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स कंसिस्ट ऑफ सब थीम्स इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उपथीम है। तो इसमें पूछा गया है कि किस थीम में उपथीम है, किस थीम में उपथीम है। तो जल में उपथीम नहीं है, ना ही कार खेल में है, और भोजन में तो उपथीम दी गई हैं जो पचाना है, चखना है, पर इसमें उपथीम पूछा गया जो मेन उपथीम है हमारी, जो परिवार और दोस्त की मानी जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन भी सही होगा। इसमें मुझे ये लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो भोजन में भी उपथीम दी गई हैं, चखना है, पकाना है, पचाना है, ये उपथीम भोजन में भी दी गई हैं। तो इसलिए इसमें, लेकिन इस जो में ऑफिशियल जो दिया गया है वो फर्स्ट है, और परिवार और दोस्त दिया गया है कि इसी में थीम है। तो 81 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फिर 82 नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस कैन बी गिवन थ्रू। यानी इसमें कहा गया है कि ईवीएस में प्रमाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जाता है। ईवीएस में प्रमाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जाता है, वर्णन के द्वारा दिया जाता है, या वास्तविक संवाद द्वारा दिया जाता है, या प्रयोगों द्वारा दिया जाता है, या सही और गलत के विद्यार्थियों द्वारा उत्तर आकलन द्वारा। तो सही और गलत सिर्फ करना ये सही नहीं है, जो इसका ऑप्शन सही है वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोग की क्रिया द्वारा। तो इसका ए बी सी और ऑप्शन सही है। ए बी सी ऑप्शन कहाँ दिए गए हैं? ईवीएस में प्रमाणिक एवं सार्थक शिक्षण, तो ये वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों के द्वारा। तो ए बी सी फोर्थ पर दिए गए हैं, तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 82 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशूज ऑफ थीम ट्रेवल कैन ओनली बी मीनिंगफुल फॉर द स्टूडेंट्स। यानी यात्रा थीम के कुछ मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, फर्स्ट ऑप्शन है, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाए, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें बहस का मतलब यहाँ पे वाद विवाद से है, आपस में वाद विवाद करना जिससे वो सीखेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिसाइड्स ईवीएस टेक्स्ट बुक विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ गुड रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग। यानी कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? तो क्षेत्र भ्रमण है, रेडियो है, विकिपीडिया है, या विश्वकोश है। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्षेत्र भ्रमण है वो सबसे अच्छा संसाधन होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्षेत्र भ्रमण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशियो कल्चरल इशूज रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी अफेक्टिवली लर्नड थ्रू। इसमें है कि जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। तो इसमें जो है भूमिका निर्वाह भी सही है, और बीच संवाद विवाद भी सही है, संवाद, क्षेत्र भ्रमण भी सही है, गृह कार्य से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ए, बी और सी ऑप्शन सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी और सी फर्स्ट पर ही दिया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस, इसको सीरीज को आप लोग शेयर करें सभी के पास, जिससे सभी के पास ये क्वेश्चंस पहुंच जाएं, और आप लोग लाइक भी करें।
तो इसमें है कि ईवीएस टेक्स्ट बुक कंटेन रियल स्टोरीज, नरेटिव्स एंड रियल इवेंट्स फॉर द लर्निंग ऑफ ईवीएस विकर्स। इसमें पूछा गया है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्यों शामिल है। इसमें ये पूछा गया है वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत हैं, या वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, या वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो समृद्ध स्रोत हो वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है, तो ये सही है, कहानियाँ और वो स्रोत है। शिक्षार्थी विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, ये सही है, तीनों को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, तो ये भी सही है। शिक्षण शास्त्र को आसान बनाना इनका काम नहीं है, तो ए, बी और सी ऑप्शन सही है। तो हम देखेंगे ए, बी और सी कहाँ दिया गया है, तो हमें 4th पर दिया गया है, तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 का 4th ऑप्शन। अब 87 में है कि फॉर कंसोलिडेटिंग द लर्निंग ऑफ ईवीएस, फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी ऑन। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मतलब जो ईवीएस को सीखने को मजबूत करना है तो आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सीखने के लिए होना चाहिए, या सीखने पर होना चाहिए, या सीखने के रूप में सीखने पर होना चाहिए, या अनौपचारिक सीखने पर होना चाहिए। ईवीएस को सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए पूछा गया है, तो सीखने के लिए होना चाहिए, मतलब सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए, उसे ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा एन ईवीएस टीचर यूजेस एज असेसमेंट टूल दैट क्लियरली इंडिकेट्स अचीवमेंट क्राइटेरिया अक्रॉस ऑल the components of students work from written to oral to visual teacher is using। यानी इसमें कहा गया है कि राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उसका उपकरण का उपयोग करता है। राजा एक ईवीएस शिक्षक है, एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से हाथ से दृश्य तक घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, यानी वो जो इस उपकरण का उपयोग कर रहा है वो उसका काम जो लिखित से मौखिक से दृश्य तक है सभी उपलब्धि मानदंड में स्पष्ट रूप से इंगित करता है। तो क्या उपयोग कर रहा है? रूब्रिक्स कर रहा है, चेकलिस्ट कर रहा है, उपाख्यानात्मक कर रहा है, रिकॉर्ड दृष्टांत अभिलेख कर रहा है, या अवलोकन पत्र कर रहा है। तो वो कौन सा उपयोग कर रहा है? तो जो रूब्रिक्स होता है इसमें लिखित से मौखिक से दृश्य तक होता है, तो इसका 88 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ असेसमेंट इन ईवीएस इज इसमें पूछा गया है कि ये जो ईवीएस में आत्म आकलन है, इस सीखने के लिए आकलन है, इस सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है, या सीखने का आकलन है? किसके लिए आकलन है? इस ईवीएस में जो आत्म आकलन है वो किसके लिए आकलन है, ये पूछा गया है। तो सीखने के लिए आकलन भी है, सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धियों परिणाम निर्णय के बारे में भी सीखना है, सीखने का आकलन नहीं है, तो इसका ABC ऑप्शन सही है, ABC। तो हमारा 89 जो है उसका ABC दिया गया फर्स्ट नंबर पर, तो इसका ABC फर्स्ट नंबर पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लर्निंग ऑफ ईवीएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। ये किस पे आधारित है? तो ये जो है सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। तो 30 में से आप लोग स्कोर बताएं कि आप लोगों ने कितने
मिले आप लोगों को। और आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर, प्लीज़ आप लोग शेयर करें इसको, जिससे सभी लोगों के पास पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे ये जो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी है, और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करें। और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम इतना जो पहुँचे हैं वो पहुँचे हैं, और आप लोगों के ही सपोर्ट से आगे तक पहुँचेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।